aluminum and gold are 4.1 electron volt, 5.1 electron volt. Ratio of stopping potential versus frequency plot for gold to that of aluminum is. देखो क्वेश्चंस को समझना है हमें. वर्क फंक्शन दिया हुआ है दोनों के लिए और हमें क्या पूछा है, स्टॉपिंग पोटेंशियल का जो स्लोप है, स्लोप ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी. स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी, ये जो इक्वेशन आएगा गोल्ड और एल्यूमिनियम के लिए, इनका रेशियो पूछा है, स्लोप ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल. सबसे पहले तो हमें स्लोप निकालना पड़ेगा. हमारे पास फॉर्मूला देखो, एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्क फंक्शन बराबर है एच न्यू 1/2 mv मैक्स स्क्वायर प्लस डब्ल्यू. हमें दूसरा फॉर्मूला ये भी पता है कि ये जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है दैट इज इक्वल टू एनर्जी ड्यू टू स्टॉपिंग पोटेंशियल EVS. सो हम एच न्यू इज इक्वल टू EVS प्लस डब्ल्यू, इस तरह का फॉर्मूला लिखेंगे. इसलिए हमें क्या मिलेगा, EVS इज इक्वल टू एच न्यू माइनस डब्ल्यू. यहाँ पे VS क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल है. सो हमें VS मिल जाएगा H/E इंटू न्यू माइनस W/E. अब देखो, अब जिसका मैथमेटिक्स है उसको ये इक्वेशन समझने में कोई परेशानी नहीं होगी. हमारे पास अगर हम इसको y मान लेंगे, इसको x मान लेंगे और इसको हम c मान लेंगे, तो y इज इक्वल टू mx प्लस c. y इज इक्वल टू mx प्लस c इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हैविंग स्लोप m एंड y इंटरसेप्ट c. बराबर है. देखो क्या किया हमने, एनर्जी ऑफ वन फोटोन इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. वर्क फंक्शन दैट इज एनर्जी नेसेसरी टू कम अप ऑन दिस सरफेस ऑफ मेटल, और रिमेनिंग क्या होगा कि इस एनर्जी के साथ वो दौड़ेगा. अब इसको रुकाने के लिए हम स्टॉपिंग पोटेंशियल देते हैं जो निगेटिव होता है, उसकी वैल्यू EVS होती है उस एनर्जी की. सो हमें स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ये इक्वेशन मिल गया. VS इज इक्वल टू H/E न्यू माइनस W/E. तो ये कांस्टेंट है. H/E जो है ये स्लोप है. अब देखो ये जो स्लोप है यहाँ पे ये प्लैंक्स कांस्टेंट है और ये चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है. ये प्लैंक्स कांस्टेंट ये कांस्टेंट वैल्यू है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन एक कांस्टेंट वैल्यू है. इसका मतलब स्लोप भी कैसा है, कांस्टेंट है और क्लियर कट दिखाई दे रहा है. ये जो स्लोप है, ये जो स्लोप है ये स्टॉपिंग पोटेंशियल पे डिपेंड नहीं है. स्लोप इज नॉट डिपेंडेंट ऑन स्टॉपिंग पोटेंशियल, ये तो कांस्टेंट है. तो रेशियो ऑफ स्लोप ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी क्या आएगा, 1 आ जाएगा. क्यों, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट है. बात समझ में आई? क्या ये स्टॉपिंग पोटेंशियल पे डिपेंड है? रेशियो ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस स्लोप, रेशियो ऑफ स्लोप ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी कितना होगा, 1 हो जाएगा. कांस्टेंट है ये. क्लियर हो गया? आगे बढ़े. देखो अभी अगला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है. क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन को पढ़ो. जेई मेंस हो चाहे नीट हो, आप क्वेश्चंस को अच्छी तरह से पढ़े और उस पर जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स आते हैं या इक्वेशंस होंगे या टर्म होगी उसको अंडरलाइन करें. द टेम्परेचर ऑफ एन आइडियल गैस इंक्रीज्ड फ्रॉम, देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, द टेम्परेचर ऑफ आइडियल गैस इंक्रीज्ड फ्रॉम 200 to 800, यानी T1 और T2 हमें मिल गया. स्पीड ऑफ गैस एट 200 डिग्री केल्विन दिया है V0 और RMS स्पीड एट 800 केल्विन पूछा है. कुछ नहीं, एकदम सिंपल फॉर्मूला है. स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ गैस क्या होता है फॉर्मूला, 3RT/m. ये होता है स्पीड ऑफ गैस. बराबर है 3RT/m. यहाँ पे गैस वही है तो 3R और m कांस्टेंट है तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर.
हमें आरएमएस स्पीड ऑफ गैस एट T2 पूछा है, तो V2 अपॉन V1 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ T2 अपॉन T1 लेंगे। सेकंड टेम्परेचर हमें दिया है 800, फर्स्ट वाला दिया है 200, दैट इज अंडर रूट ऑफ 4, दैट इज 2। और ये जो V1 है वो हमें V0 दिया हुआ है, V0। सो फाइनल आंसर विल बी 2V0। 2V0 ऑप्शन है क्या? है। देखो क्लियर हो गया। चलो हम आगे बढ़ते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा एप्लीकेशन है। फिगर को अच्छी तरह से देखिए आप। देखो क्या है क्वेश्चन। A student is provided with a variable voltage source V, a test resistor RT, two identical galvanometer G1 G2, galvanometer G1 G2 with additional resistances। ठीक है, तो देखो एकदम सिंपल प्रॉब्लम है ये। स्टूडेंट इज प्रोवाइडेड ए वेरिएबल सोर्स वोल्टेज V, टेस्ट रजिस्टर्स RT, टू गैल्वानोमीटर दिए हुए हैं और उनके साथ एडिशनल रेजिस्टेंसेस भी दिए। देखो गैल्वानोमीटर G1 के लिए रेजिस्टेंस R1 है 10 मेगा ओम, बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस है, और G2 के लिए रेजिस्टेंस कितना है? बहुत छोटा है। यही इसकी खासियत है इस प्रॉब्लम की। इस प्रॉब्लम में कुछ भी कैलकुलेशन नहीं करना है, पर हमारा थ्योरेटिकल बैकग्राउंड क्लियर होना चाहिए। ये जो G1 है इसके लिए रेजिस्टेंस 10 मेगा ओम है, 10 मेगा ओम, इसका मतलब हाई रेजिस्टेंस। और हमें पता होना चाहिए जब भी गैल्वानोमीटर कॉइल के साथ हम एक सीरीज रेजिस्टेंस, हाई रेजिस्टेंस सीरीज में जोड़ते हैं तो वो वोल्टमीटर होता है। तो आइडियल वोल्टमीटर के लिए गैल्वानोमीटर के साथ हाई रेजिस्टेंस सीरीज में जोड़ा जाना चाहिए। तो यहाँ पे, और दूसरा जो है G2, उसके लिए रेजिस्टेंस बहुत छोटा है। तो ये जो G2 है उसके लिए छोटा रेजिस्टेंस का मतलब क्या है कि जब गैल्वानोमीटर कॉइल को हम एक छोटा रेजिस्टेंस पैरेलल में जोड़ देंगे, व्हेनेवर वी कनेक्ट ए स्मॉल रेजिस्टेंस इन पैरेलल विद गैल्वानोमीटर कॉइल, आपको पता है उसे हम शंट रेजिस्टेंस कहते हैं, तो हमें आइडियल एमीटर मिल जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे एक हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज विद G1 चाहिए आइडियल वोल्टमीटर के लिए, और लो रेजिस्टेंस इन पैरेलल विथ G2 चाहिए। तो हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज विथ G1 देखते हैं, और G2 के साथ एक पैरेलल रेजिस्टेंस देखना पड़ेगा, छोटा सा रेजिस्टेंस। G1 के साथ एक हाई रेजिस्टेंस हमें जोड़ना है, G1 के साथ एक हाई रेजिस्टेंस हमें सीरीज में जोड़ना है। तो यहाँ पे ये देखो, ये दिख रहा है, बराबर है। दूसरा G2 के साथ एक छोटा सा रेजिस्टेंस पैरेलल में जोड़ दिया है, तो यही इसका आंसर है। फॉर कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंट टू वेरीफाई ओहम्स लॉ, तो आइडियल वोल्टमीटर और आइडियल एमीटर चाहिए हमें, तो इससे वेरीफाई हो जाएगा। यही हमारा आंसर है इस क्वेश्चन का। क्लियर हो गया? यहाँ पे ये आंसर क्यों नहीं हो सकता क्योंकि गैल्वानोमीटर के साथ सीरीज में लो रेजिस्टेंस जोड़ा है। लो रेजिस्टेंस से हमें वोल्टमीटर नहीं मिलेगा, हाई रेजिस्टेंस से मिलेगा, जो यहाँ पर है। तो गैल्वानोमीटर के साथ हाई रेजिस्टेंस सीरीज में, गैल्वानोमीटर के साथ एक लो रेजिस्टेंस पैरेलल में, ये वोल्टमीटर हो गया, ये एमीटर हो गया। तो यही ओम्स लॉ हमें प्रूफ करा के देगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान दो। A particle starts with an initial velocity of 10 meter per second along x direction and acceleration uniformly at the rate of 2 meter per second square. The time taken by the particle to reach the velocity of, देखो प्रॉब्लम पढ़ते पढ़ते ध्यान में आना चाहिए। ए पार्टिकल स्टार्ट्स विथ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ, हमें u दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकंड, एक्सेलरेशन दिया हुआ है, और फाइनल स्पीड दिया हुआ है, और हमें क्या पूछा है? टाइम टेकन बाय द फॉर्मूला। तो हमारे पास फॉर्मूला है v इज इक्वल टू u प्लस 80, फर्स्ट काइनेमेटिकल इक्वेशन। वेलोसिटी दिया हुआ है फाइनल 60,
इनिशियल दिया है 10, एक्सेलरेशन दिया है 2, सो 2t इज इक्वल टू 50, सो t इज इक्वल टू 25 सेकंड है हमारे पास ऑप्शन। बहुत सिंपल क्वेश्चन। आपको ये प्रॉब्लम देख के आश्चर्य हुआ होगा कि क्या जेईई मेंस में इस तरह के सिंपल प्रॉब्लम भी पूछे जाते हैं क्या? तो मैं सारे स्टूडेंट्स को ये बात बताना चाहता हूँ कि आप दिमाग में इस तरह के कुछ भी निगेटिव बातें मत भर लीजिए कि जेईई मेंस और नीट बहुत टफ एग्जामिनेशन होते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जेईई मेंस और नीट एग्जामिनेशन बिल्कुल सिंपल होते हैं। एनसीईआरटी की पढ़ाई को हो चाहे बोर्ड की पढ़ाई हो, अगर आपने अच्छी तरह से पढ़ाई किया हुआ है, कंटेंट को आपके फॉर्मूले अच्छी तरह से लर्न है, आपने अगर प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन अच्छी तरह से सारे देख लिए हैं, प्रैक्टिस कर ली है, तो आपको जेईई मेंस और नीट बिल्कुल भी टफ नहीं जाएंगे। टफ क्या है? टफ है आप दिवाली में कितना टाइम पास किया है आपने, क्रिकेट मैच आपने कितने देखे हुए हैं, कितने बर्थडे आपने मनाए हुए हैं, कितने शादी के फंक्शन आपने अटेंड किए हुए हैं, अपने फ्रेंड्स और फ्रेंड्स के साथ कितना आपने टाइम पास किया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें जो है टाइम पास वाली, ये आपकी पढ़ाई का टाइम ले रही है, इसलिए आपकी पढ़ाई कम होती है। पढ़ाई अगर नहीं हुई है तो आपको फॉर्मूले मेमोराइज नहीं होंगे। आपने पढ़ाई की है पर जितनी ज़्यादा बार उसको रिवाइज करना चाहिए आपने नहीं किया है, तो आपको एग्जाम में मेमोराइज होना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा और इसी के लिए रिजल्ट नहीं आता है। अगर आप लोग सब कुछ छोड़ दे 2 साल के लिए, डिफिकल्ट क्या है? 2 साल की पढ़ाई, 2 साल की पूरी पढ़ाई अच्छी तरह से होनी चाहिए। क्लासरूम लेक्चर्स 5 से 6 घंटे के होते हैं, उसके बाद घर पे आपका कम से कम 8 से 9 घंटे पढ़ाई होना चाहिए। और ये 1 दिन 2 दिन नहीं, कंसिस्टेंट 2 साल अगर आपका होता है। और जो बच्चे अभी रिसेंटली 2024 में नीट और जेईई दे रहे हैं, आज जो तारीख है 20 नवंबर, तो हमारे पास समय कितना बचा है? तो आपकी पढ़ाई तो हर रोज 12+ आवर्स होनी चाहिए। जब आपकी इतनी पढ़ाई होगी तो चांसेस है कि आप पूरी तरह से रिवाइज कर पाएंगे, ज़्यादा बार रिवाइज कर पाएंगे, ज़्यादा पेपर सॉल्व कर पाएंगे, तो आपके रिजल्ट आने के चांसेस आसान हो जाएंगे। क्योंकि अगर इतनी बार आपने पढ़ाई कर ली तो आपको पेपर आसान हो जाएगा। क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन होते हैं, 100% जो पेपर होता है उसमें 70 to 75% क्वेश्चन बिल्कुल आसान होता है। 20 to 25% ही इंटेलेक्चुअल लेवल के हार्ड होते हैं। तो आप 75 पे ध्यान दीजिए, आपका स्कोर डेफिनेटली अच्छा आएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 15 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। चलो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे इस क्वेश्चन में देखिए क्या है खासियत। एक सर्कल दिया हुआ है, इस फिगर को आप देखिए। तो सबसे पहले मैं एक 10th स्टैंडर्ड का बैकग्राउंड आपको क्लियर करवा देता हूँ। 10th स्टैंडर्ड में आपने सर्कल चैप्टर पढ़ा है, कॉर्ड पढ़ा है, सेंटर पढ़ा है। ए परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, बराबर है क्या? सेंटर ऑफ द सर्कल से कॉर्ड पर जो हम परपेंडिकुलर डालते हैं, उस कॉर्ड को वो जो परपेंडिकुलर है वो बाइसेक्ट करता है। यहां से हम इसको जोड़ देंगे, लेट दिस इज ए बी सी, इसको भी जोड़ देंगे। ये रेडियस हो गई है। अगर सपोज दैट ये पूरा एंगल मैं थीटा मान लेता हूं, ये एंगल बी ए सी, ये अगर थीटा मान लिया तो क्या हो जाएगा? ये जो एंगल है ये θ/2 हो जाएगा, ये भी θ/2 हो जाएगा, बराबर है। अब सिर्फ एक ट्रायंगल ध्यान में लीजिए, ट्रायंगल ए, इसको हम एम ले लेते हैं, ए एम बी, ये आर है, ये θ/2 है। इस ट्रायंगल में साइन ऑफ एंगल क्या होगा? अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। देखो हम 10th स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं। ए परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स दैट कॉर्ड, बराबर है। तो अगर ये एंगल मैं थीटा मान लेता हूं तो ये हाफ एंगल हो जाएगा θ/2। इसके लिए साइन θ/2 अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस हो जाएगा। तो बी एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए बी साइन θ/2 हो जाएगा। और ए बी यानी क्या? रेडियस है, साइन θ/2। ये बी एम हो गया। बी एम जो है वही एम सी है, ये जो बी एम है वही तो एम सी है। इसका मतलब जो बी सी है, कॉर्ड की लेंथ है, वो इसका डबल हो जाएगा। सो ट्वाइस आर साइन θ/2। दिस इज द फॉर्मूला फॉर लेंथ ऑफ द कॉर्ड। बात समझ में आई?
लेंथ ऑफ द कॉर्ड साइन थीटा बाय 2। क्लियर हो गया? कुछ दिक्कत? ये थीटा क्या है? ये पूरा एंगल। बात समझ में आई? ये बेसिक आपको क्लियर हो गया। हम आगे बढ़ते हैं। ये यहाँ पर लगने वाला ये फार्मूला यानी एप्लीकेशन है ज्योमेट्री का। As shown in the figure, a particle is moving with constant speed pi meter per second. स्पीड दिया हुआ है, स्पीड पाई मीटर पर सेकंड, ये पहली चीज। आगे कंसिडर इट्स मोशन फ्रॉम ए टू बी। मैं यहां पे फिगर निकाल लेता हूं और ए से बी तक पार्टिकल जा रहा है, पार्टिकल ए से बी तक जा रहा है, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट ए भी हुआ है। मैं सेंटर को जोड़ देता हूं इसको, ये एंगल 120 दिया है, बराबर है। तो अभी जो हमने थ्योरी देखा तो कॉर्ड की लेंथ क्या हो जाएगी? ट्वाइस आर साइन थीटा बाय 2, बराबर है। तो ए बी यानी डिस्प्लेसमेंट है 2, रेडियस दिया हुआ है क्या? रेडियस नहीं दिया हुआ है, वैसे ही रखते हैं। और ये हमें 120 दे दिया है थीटा, सो ट्वाइस आर साइन 60 दैट इज 2r√3/2 दैट इज r√3। ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। बात समझ में आई? देखो क्या किया है, एक सर्कल दिया हुआ है, सर्कल से हमने क्या किया, एक सेंटर लिया, सर्कल का सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे हम कॉर्ड पर, तो वो उसको बाइसेक्ट करेगा, उससे हमें ए बी इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द कॉर्ड का फॉर्मूला मिल गया, ट्वाइस आर साइन थीटा बाय 2। ये जो ट्वाइस आर है उसमें आगे साइन थीटा का थीटा हम 120 लेंगे, तो हमें फॉर्मूला मिल गया डिस्प्लेसमेंट का। ठीक है, हमें स्पीड भी दिया हुआ है पाई मीटर पर सेकंड। ठीक है, स्पीड हमें पता है, हमें डिस्प्लेसमेंट पता है। हमें क्या पूछा है? मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी पूछा है। क्या आपको बात समझ में आई? मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी हमें पूछा है, तो हम मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी भी निकालेंगे। ठीक है, क्या आपको कोई दिक्कत है इसमें? अगर दिक्कत है तो आप कमेंट में मुझे भेज सकते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी हम निकालेंगे, तो एवरेज वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, बराबर है। अभी टाइम कैसे निकालेंगे? तो टाइम के लिए हम एक चीज यहाँ पे यूज करेंगे, ध्यान दीजिए अच्छी तरह से। टाइम के लिए थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी, ये एक फॉर्मूला हमारे पास है सर्कुलर मोशन में। ये जो थीटा है, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी है, और ये जो ओमेगा है ये होता है v अपॉन आर। बात समझ में आई क्या? ओमेगा v इज ओमेगा जो होता है वो ओमेगा v इज इक्वल टू आर, ओमेगा से हमें ओमेगा मिला v अपॉन आर, बराबर है। तो थीटा इज इक्वल टू v अपॉन टी, और ये जो 120 डिग्री है अगर हमें इसको रेडियन में कन्वर्ट करूँ तो 2 पाई अपॉन 3 हो जाएगा। ये क्या है? सही है। 120 डिग्री यानी रेडियन में 2 पाई अपॉन 3, तो थीटा की वैल्यू में यहाँ पे 2 पाई अपॉन 3 रखूंगा। स्पीड हमें दिया हुआ है पाई, पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, t इज इक्वल टू 2 अपॉन 3r, ये हमें टाइम की वैल्यू मिल गई। तो मैं यहाँ पे ए बी डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू रखता हूँ r√3, और टाइम की वैल्यू क्या है? 3 अपॉन, सॉरी क्या सही लिखा है क्या मैंने? नहीं, कुछ गलत हुआ है यहाँ पे। t इज इक्वल टू 2r अपॉन 3, इस तरह से आएगा, ये r ऊपर चला जाएगा। तो एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड डिस्प्लेसमेंट ए बी अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट है तुम्हारा r√3, और टाइम हमने अभी निकाला। टाइम कैसे निकाला? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी इनटू टाइम। एंगुलर वेलोसिटी होती है v अपॉन आर, वो सब्सटीट्यूट किया मैंने वैल्यू वहां पे। थीटा हमें दिया है 120 डिग्री, तो वो हम रेडियन में लेंगे। v हमें दिया हुआ है पाई मीटर पर सेकंड, इससे हमें टाइम मिल गया। और यहाँ पे टाइम की वैल्यू रखेंगे 2r अपॉन 3, r कैंसिल हो जाएगा, 3√3 अपॉन 2, ये आंसर आना चाहिए। 3/2 यानी 1.5, तो 1.5√3 ये हमारा आंसर है। देखिए कुछ तकलीफ यहाँ पे, इस पार्ट में हम इतना ही हमें लिखते हैं। अगले कुछ क्वेश्चंस हम अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको लग रहा है कि ये आपको अच्छी तरह से समझ रहा है तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि आपके जो फ्रेंड्स हैं उनको भी जेई मेंस के PYQ, चाहे वो जेई का बच्चा हो चाहे आप नीट का स्टूडेंट हो, दोनों को ही उसका बेनिफिट होना चाहिए, इसलिए आप इसको शेयर भी कीजिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।